मस्त क्वेश्चन था, आराम से हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो हो जाए वो मस्त क्वेश्चन है, जो ना हो वो दिक्कत देता है। x प्लस 1/x और बराबर में क्या है हमारे पास 8 है। क्लास 8th एंड क्लास 10th का रिवीजन मैं शुरू कर चुका हूँ इस चैनल पे। तो मैंने सोचा यार क्लास 9th के बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, इसलिए आज से मैं क्लास 9th की रिवीजन वीडियोस भी शुरू कर रहा हूँ। वेलकम इन AK स्टडी, मैं हूँ अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम सीखेंगे या फिर रिवाइज करेंगे क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 1 है, नंबर सिस्टम, इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 है उसमें ये टोटल 5-6 टॉपिक्स हैं। ठीक है, पूरे नंबर सिस्टम में। तो अगर हम इन टॉपिक्स को रिवाइज कर लेते हैं, इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लेते हैं, तो हमें ये पूरा चैप्टर अच्छे से आ जाएगा और हम कोई भी क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में है इस साल उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या क्या चीजें हैं जो हमें नंबर सिस्टम के रिवीजन में अभी सीखनी है, या फिर वो क्या क्या चीजें हैं जो अगर हमें आती हैं तो हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पहली चीज, ठीक है, इस चैप्टर को अगर आपको सीखना है तो सबसे पहली चीज आपको सीखनी चाहिए रेशनल और इरेशनल आप पहचानोगे कैसे। मतलब कि आपके सामने अगर कोई नंबर है तो आप देखते ही कैसे पहचान लोगे कि ये रेशनल है या इरेशनल है। तो सबसे पहली चीज आपको इस चैप्टर में ये आनी चाहिए। उसके बाद आपको ये आना चाहिए कि अगर आपके पास 0.4 बार है या फिर 0.38 बार है, इस तरह के अगर क्वेश्चन आपको दिए जाएं तो आप उनको P/Q की फॉर्म में कैसे लिखोगे, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में ये आता है इस चैप्टर से कि ये नंबर है, इसको आप P/Q की फॉर्म में लिख के दिखाओ। ठीक है, तो दूसरी चीज, ठीक है ना, ये आनी चाहिए आपको। तीसरी चीज आपको क्या आनी चाहिए कि अगर अंडर रूट के अंदर 9.3 है, अंडर रूट के अंदर 2 है, अंडर रूट के अंदर 5 है, मतलब इस तरह के कुछ ऐसे नंबर हैं, तो इनको आप नंबर लाइन पे कैसे शो करोगे। ठीक है, चौथी चीज आपको क्या आनी चाहिए, आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किस तरह से करोगे। जैसे 1/√7 है, इसके डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर बनाओ, यानी इसको रेशनलाइज करो। ठीक है ना, डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर बना दो, मतलब डिनोमिनेटर का वो रेशनलाइजेशन हो गया। ठीक है, या फिर 2/√3 माइनस √2 है, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करो। तो इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है ना, इस चैप्टर से। और पांचवा क्या है जो इस चैप्टर से पूछा जाता है, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, आपको कुछ एक कॉम्प्लेक्स सा एक्सप्रेशन दे देंगे, आपको उसको सिंप्लीफाई करना होगा। जैसे कि 4 + √2 इंटू में 4 - √2 है, ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करो। या फिर 5 - √2 का होल स्क्वायर लगा देंगे, इसको सिंप्लीफाई करो। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस यहाँ से पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, एंड में हमारे पास एक और चीज बचती है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। जैसे कि a⁻m इंटू a⁻n है, ये बराबर किसके होता है, a⁻m + n के। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो आपके सिलेबस में है, तो उनके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको सॉल्व करने आने चाहिए। तो मतलब क्या है कि ये 5-6 चीजें अगर आपको आती हैं, ठीक है, आपकी पकड़ इन पे अच्छी है, तो आप इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो जो इस ईयर आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो मैं एक एक करके, ठीक है ना, मैं एक एक करके इन सबके बारे में बताऊंगा आराम से। थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है बट आपको समझ में सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज यहाँ पर हल्का सा देख लेते हैं, हालांकि आपको ये सब पता होगा, फिर भी हल्का सा देखते हैं, फिर अपने मेन टॉपिक पे जाएंगे। नेचुरल नंबर मतलब क्या, वो नंबर जो हम नेचुरली सीखते हैं। मतलब जब आप स्कूल में जाते हो तो आपको काउंटिंग कहाँ से सिखाई जाती है, 1 से, 1 2 3 4 इस तरह से। तो जो ये नंबर हम नेचुरली सीखते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आगे बढ़ते जाओ, कहाँ तक, कोई अंत नहीं है इसका, अनंत तक, मतलब इन्फिनिटी तक। वो इन्फिनिटी का निशान है जो लास्ट में मैंने बनाया। ठीक है, तो ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है ना, इसमें पूरे पूरे नंबर आएंगे, आधा अधूरा कुछ नहीं आएगा। जैसे 3.4 हो गया, 1/2 हो गया, 3.25 हो गया, 4.25 हो गया, वो इसमें नहीं आएगा। ठीक है ना, इसमें सिर्फ पूरे पूरे नंबर आएंगे। ठीक है ना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस तरह से। होल नंबर क्या, होल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से। होल नंबर में क्या होता है कि जो वो नेचुरल नंबर हैं उसी में आप 0 और ऐड कर दो, यानी कि 0 1 2 3 अप टू कहाँ तक चले जाओ भाई, इन्फिनिटी तक, तो ये होल नंबर बन जाता है। ठीक है ना। इंटीजर्स क्या, अब देखो इंटीजर्स में आप यहाँ पे लिखो 0 और फिर उसके बाद 1 2 3 अप टू कहाँ तक जाओ, इन्फिनिटी तक। और यही नंबर आप माइनस में लिख दो, -1 -2 -3 अप टू कहाँ तक आ जाओ, -इन्फिनिटी तक। तो ये इंटीजर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको एक बात यहाँ से देखने को मिलेगी कि जितने भी नेचुरल नंबर थे सबके सब नेचुरल नंबर होल नंबर में भी आ रहे हैं,
ठीक है ना, होल नंबर में जितने नेचुरल नंबर थे सब हैं, ठीक है ना, होल नंबर के पास 0 एक्स्ट्रा है, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर भी होते हैं। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, तो आप बोलोगे नहीं, 0 एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक है, अब इसी तरह से सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स में आ जाते हैं, देख लो। ठीक है, और सारे के सारे होल नंबर यानी कि 0 से इन्फिनिटी तक ये भी इंटीजर्स में आ जाते हैं। ठीक है ना, इधर का नेगेटिव भी इसमें आ जाता है। ठीक है, जैसे ही आपको ये 3 बातें समझ में आई, अब हम चलते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ। हमारा मेन मकसद क्या है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं उनको समझना। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, यहाँ पर मैंने लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं लिखी है, सिंपल शॉर्ट में लिख दिया है कि इसका क्या मतलब है। देखो, रेशनल नंबर जो होते हैं इनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और जहां पर ये 3 कंडीशन जो है, ठीक है ना, वेयर ये जो 3 कंडीशन है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है ना, P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, जहां पर जो P है वो एक इंटीजर होना चाहिए, पहली कंडीशन है। जो Q है यानी कि जो नीचे वाला है वो भी एक इंटीजर होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है। और जो नीचे वाला Q है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कोई भी इंटीजर हो सकता है लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो कोई भी नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो एक रेशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे देखो, मान लो हमारे पास एक नंबर है 5/6। तो आपसे कोई पूछे कि क्या ये रेशनल नंबर है, तो आप ये 3 कंडीशन चेक करोगे और उसे बता दोगे। जैसे ऊपर वाले को हम P बोलेंगे, ठीक है ना भाई, इसको कंपेयर करो। ऊपर वाले को क्या बोल रहे हैं P, नीचे वाले को क्या बोल रहे हैं Q, और नीचे वाला 6 जो है वो Q हो गया यहाँ पर। ठीक है ना, तो चेक करो, यानी जो ऊपर वाला है क्या वो एक इंटीजर है, बिल्कुल वो एक इंटीजर है। अभी हमने देखा था इंटीजर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6, इधर और माइनस में भी ले लो वही चीज, 0 भी ले लो, सब आता है इसमें। तो 5 भी आता होगा, मतलब 5 एक इंटीजर है, 6 भी एक इंटीजर है। नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, नहीं है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, मतलब कि 5/6 एक रेशनल नंबर होगा। आपसे कोई पूछेगा कि क्या ये रेशनल है, आप बोलोगे हाँ है। ठीक है, इसी तरह से आपसे कोई पूछ ले कि क्या ये बताओ कि क्या 4 एक रेशनल नंबर है या नहीं है, तो अब तो सिर्फ 4 दिख रहा है, हमें क्या दिखाना था P/Q की फॉर्म में। हम बोलेंगे यार नीचे तो एक लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी होगी, 4/1 लिख दो यार। ठीक है, तो ऊपर वाला P एक इंटीजर है, नीचे वाला Q भी एक इंटीजर है और 0 के बराबर नहीं है, नीचे वाला 1 है। तो हम बोलेंगे हाँ भाई जो 4 था वो एक रेशनल नंबर है। ठीक है ना, क्योंकि इसको हम 4/1 लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, आपसे अगर कोई पूछे कि अच्छा चलो ठीक है अब बताओ क्या 0 एक रेशनल नंबर है, हम बोलेंगे है, क्योंकि 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर P की वैल्यू होगी 0, Q की वैल्यू होगी 1। कंडीशन क्या आती भाई कि Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। भाई P तो हो सकता है ना 0, P के ऊपर थोड़ा ना ऐसी कोई कंडीशन है, P 0 हो सकता है, Q नहीं होना चाहिए, नहीं है। ठीक है, तो 0 भी एक रेशनल नंबर होता है। अब थोड़ा और कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि √2 क्या एक रेशनल नंबर है, ठीक है, तो हम बोलेंगे नहीं है। ठीक है, जबकि आप में से हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में आया हो कि यार √2 को भी तो √2/1 लिख सकते हो, फिर रेशनल नंबर क्यों नहीं है ये। देखो ये कंडीशन तो ठीक है, नीचे 1 लिख सकते हैं, नीचे वाला 0 नहीं है, लेकिन ये वाली कंडीशन फेल हो जा रही है। P क्या होना चाहिए, एक इंटीजर। तो ऊपर वाले को मैं P बोलूं और नीचे वाले को Q बोलूं अगर, ठीक है ना, मेरे पास क्या था, मेरे पास था √2। ठीक है, मैंने कहा कि √2 एक रेशनल नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि जब मैंने इसको √2/1 लिखा P/Q की फॉर्म में तो आ गया, लेकिन यहाँ पर देखो जो √2 है ये एक रेशनल मतलब इंटीजर नहीं है, ये एक इंटीजर नहीं है। देखो जब मैंने आपको इंटीजर पढ़ाया तो क्या यहाँ पे √ वाला नंबर पढ़ा है, नहीं पढ़ाया ना, यहाँ पे तो √ वाला नहीं आता है। इसका मतलब ये है कि ये √ जो आ गया ये दिक्कत कर देगा, क्योंकि ये फिर P इंटीजर नहीं रह जाएगा, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, अब देखो फिर से अगर आपसे कोई पूछ ले अच्छा तो क्या √4 एक रेशनल नंबर है, इसमें भी रूट आ रहा है, हम बोलेंगे है। ठीक है, ये है, क्यों, क्योंकि √4 जो है ये सोल्व हो जाता है, कितना आ जाती है इसकी वैल्यू 2 आ जाती है। तो मतलब अगर सोल्व होने के बाद ऐसा कोई सिंपल नंबर आ जाए तब वो रेशनल नंबर होगा। ठीक है, लेकिन अब मान लो √3 हो गया, इसका तो रूट कोई नेचुरल नंबर नहीं आता है ना, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। अभी इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा,
ये जस्ट हल्का सा इंट्रोडक्शन था, तो उम्मीद है आपको समझ में ये आया होगा। अब इससे थोड़ी और एडवांस लेवल पे चलते हैं कि हम किस तरह से रेशनल इर्रेशनल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वीडियो के शुरू में मैंने क्या बोला था कि पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, तो आप मान के चलो मैंने बोला है तो पूरा चैप्टर ही अच्छे से करवाऊंगा। एक एक चीज़ जो आपको कन्फ्यूजन रही होगी ना अब तक इस चैप्टर में, सब क्लियर हो जाएगी। देखो, हमें पहले अलग अलग तरीके आने चाहिए, जैसे एक P/Q वाला तरीका हमने देखा। उसके बाद अगर डेसिमल एक्सपेंशन लिखा है तब, ठीक है, तब हमारे पास 3 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन आते हैं। ठीक है, कैसे कैसे? डेसिमल जो एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट होने का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो आपके पास है 2/5। ठीक है भाई, अब आप क्या करोगे, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे। 2 ऊपर गया, 5 नीचे गया, पॉइंट लगाया 0, 5 4 जा 20, कुछ बचा ही नहीं। मतलब कि जो ये 2/5 था, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना हो जाएगा? 0.4। ऐसे को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। जो चीज टर्मिनेट हो जाए, मतलब कहीं ना कहीं जाके खत्म हो गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। तो जितने भी डेसिमल ऐसे लिखे होंगे जो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, टर्मिनेट हो जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं, उनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो। ठीक है, तो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले होंगे वो सब के सब रेशनल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे यहाँ पर एक 0.4 था, इसके अलावा दूसरे आप एग्जांपल सोचो, 0.51 हो गया, खत्म। तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। ठीक है, दूसरा ले लो आप, 6.259 हो गया, टर्मिनेट हो गया, इससे आगे नहीं जा रहा ना, ये इससे आगे नहीं जा रहा, तो ये क्या है? ये टर्मिनेटिंग है, तो ये भी रेशनल होगा। ठीक है, 8.9123, ठीक है, 4 के बाद गया, ठीक है, पॉइंट यहाँ पर है, और ये खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो इसका मतलब क्या? ये भी रेशनल नंबर है। तो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले नंबर होंगे सब के सब रेशनल होते हैं। आपको याद रखना है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और बहुत ईजी है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जो टर्मिनेट हो गया समझो वो रेशनल है। रेशनल कैसे है? देखो, जैसे ये टर्मिनेट होगा, आप इसको पॉइंट हटाओगे, नीचे 1 लगा दोगे और 2 0 लगा दोगे, तो ये कितना बन जाएगा? 51/100 बन जाएगा ना। तो हो गया यार P/Q की फॉर्म में। इसीलिए कह रहा हूं कि जो टर्मिनेट हो गया वो रेशनल हो गया। ठीक है, आपको समझ में आया यहाँ तक? उसके बाद मैंने क्या कहा कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हुआ तो भी वो रेशनल होगा। मतलब टर्मिनेट हो जाए तो भी रेशनल, टर्मिनेट नहीं भी हो रहा हो लेकिन सेम नंबर बार बार आ रहा हो, उसको हम बोलते हैं रिपीटिंग या रियकरिंग। ठीक है, तो भी वो रेशनल होगा। जैसे एग्जांपल देता हूं एक, मान लो हमारे पास है 10/3। ठीक है, अब 10/3 को आप एक बार कन्वर्ट करो। ठीक है, 3 3 जा 9, ठीक है, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 हो गया, 3 3 जा 9, 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0, 3 3 जा 9। हर बार ऐसे 1 बचता रहेगा, 3 3 3 3 चलता रहेगा, तो मतलब 3.333 ऐसे ये खत्म नहीं होगा। ठीक है, और जो चीज़ खत्म नहीं होगी उसे हम बोलेंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग में आता है। उसके अलावा अगर सेम चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो वो रिपीटिंग भी है, जिसे हम बोलते हैं रियकरिंग। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो कि खत्म नहीं हो रहे हैं और सेम चीज ही रिपीट हो रही है बार बार, वो सारे के सारे रेशनल होते हैं। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अब इसी चीज को आप एक और तरीके से लिखते हो, 3.3 क्या चीज रिपीट हो रही है? 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 3.3 बार, 3.3 बार। मतलब अगर आपके क्वेश्चन में बार लगा के दिया गया है तो आप समझ जाना वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला केस है और वो रेशनल होता है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा मैं, सब पे होंगे क्वेश्चन, मतलब कि जितने टाइप के हैं हर टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे आपको। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? ये भी हो गया भैया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो था वो रेशनल हो गया। ठीक, चलो और एग्जाम्पल देखें कुछ इसके। देखो, मान लो हमारे पास है 4.121212 डैश डैश डैश। डैश डैश का मतलब क्या हो गया? जहां भी आपको ये दिखे इसका मतलब समझ जाना कि वो टर्मिनेट नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या चीज रिपीट हो रही है बार बार? 1 2 1 2 1 2 1 2, यही चीज बार बार रिपीट होती जा रही है। तो ऐसी चीजें क्या होंगी? ऐसी चीजें होंगी भैया रेशनल। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। चलो और आगे चलते हैं थोड़ा। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं, थोड़ा और आगे चलते हैं।
अगला मैंने क्या लिखा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब बंदा टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा है। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3.1962, फिर 9 6, फिर 3, फिर 0, फिर 8, फिर 9, फिर 2, डैश 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 डैश। देखो ये जो डैश 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 लिखा, इसका क्या मतलब है, ये आगे चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, खत्म भी नहीं हुआ है, और यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है कि सेम चीज रिपीट हो। जैसे 1 के बाद 9 आ रहा था, और 9 के बाद 6, 9 के बाद 6, या 9 के बाद 6 तो आया, लेकिन 6 के बाद 2 था, या 6 के बाद कुछ और आ गया, ठीक है ना। फिर यहाँ 9 के बाद 6 आ रहा था, या 9 के बाद 2 आ रहा है, मतलब सब कुछ उबड़ खाबड़ है। जब सब कुछ उबड़ खाबड़ हो, घिचपिच हो, कुछ ना समझ में आए कि कैसे चल रहा है ये, और ये बढ़ता भी जा रहा हो, खत्म नहीं हो रहा, कोई चीज़ रिपीट भी नहीं हो रही, तो मतलब ये कैटेगरी में आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के। और ऐसे नंबर जो टर्मिनेट नहीं होते, रिपीट भी नहीं होते, मतलब उनका डेसिमल में, वो इर्रेशनल होते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। तो अब देखो एक बार जरा, डेसिमल एक्सपेंशन में कौन कौन से केस मिल रहे हैं हमें, 3 केस मिल रहे हैं, ठीक है ना। वैसे तो 2 ही केस हैं, ये टर्मिनेटिंग और ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग के ही टाइप हैं, फिर भी अभी समझ के चलो 3 है, ठीक है। टर्मिनेटिंग भी रेशनल होता है, और अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा, बार बार रिपीट हो रहा है, वो भी रेशनल होता है। इर्रेशनल कौन सा होता है, जो टर्मिनेट भी ना हो, रिपीट भी ना हो। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो इतना तो पहचान में आ गया। अब इसके बाद, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्या है, एक और तरीका है हमारे पास। अगर रूट के अंदर नंबर होंगे, रूट में भी आपको नंबर दिए जाएंगे, रूट में नंबर होंगे तो आप याद रखना, ठीक है। अंडर रूट में 2 तरह की चीजें मिलेंगी आपको। अंडर रूट के अंदर 2 तरह के नंबर मिल सकते हैं आपको। पहला, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा अंडर रूट में, दूसरा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा रूट में। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो रेशनल हो जाएगा अंडर रूट के बाद, और अगर अंडर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो इर्रेशनल होगा। अब ये क्या बवाल है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जिसको नहीं पता देखो, मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा, 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 आएगा, 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 आएगा, 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25 आएगा। तो जो ये नंबर है ना, जो किसी नेचुरल नंबर का यहाँ पर देखो, ये स्क्वायर करके आया, स्क्वायर करने के बाद आया, ये सारे जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ क्या आए हैं, ये सारे के सारे स्क्वायर करने के बाद आए हैं, तो इनको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इस तरह से 9, 16, 25, इसके आगे और भी मिलेंगे आपको बहुत सारे, वो सारे क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब देखो 1 के बाद सीधा 4 आ गया ना, 1 का स्क्वायर किया 1, 2 का स्क्वायर किया 4, तो 1 और 4 के बीच में क्या आता होगा, 2 आता होगा, 3 आता होगा। ये कैसे नंबर हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मतलब क्या, अगर अंडर रूट के अंदर मान लो आपको 4 दिया जाए, तो आपको पता है यार 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसका रूट आप निकाल लोगे, 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2। तो मतलब अंडर रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो रेशनल हो जाएगा। जैसे अंडर रूट के अंदर, ठीक है, अंडर रूट के अंदर 36 लिख दिया किसी ने, तो यार 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर, मतलब 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका रूट निकालोगे 6 मिल जाएगा, तो ये रेशनल है। लेकिन अगर अब यहाँ पर आ जाओ, अब अंडर रूट के अंदर किसी ने आपको 5 दे दिया, देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 के बाद 9 आ रहा है, मतलब 9, 4 के बाद 9, 5, 6, 7, 8 गायब, तो 5, 6, 7, 8 कैसे हो जाएंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो जो अंडर रूट 5 है ये इर्रेशनल हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट 6 है, इर्रेशनल हो जाएगा, ठीक है ना। जबकि ये क्या होंगे, ये रेशनल हो जाएंगे। तो आपको ये समझ में आ गया, ठीक है, कि अगर अंडर रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो रेशनल होगा, अगर अंडर रूट के अंदर एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो इर्रेशनल होगा। ऐसे क्यूब रूट के अंदर परफेक्ट क्यूब होगा तो रेशनल, नहीं तो इर्रेशनल, ठीक है ना। ऐसे आगे चलता जाएगा, अभी इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, इतना काफ़ी है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको करने के लिए। चलो आ जाओ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा, रेशनल और इरेशनल, मतलब कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्लासीफाई इनटू रेशनल या फिर इरेशनल, तो कैसे बोलोगे आप। चलो देखते हैं। अंडर रूट 3, क्या 3 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 1 के बाद सीधा 4 मिल रहा है, मतलब 3 क्या था, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर अंडर रूट में दे दिया तो इसको हम क्या बोलेंगे,
ये हो गया इर्रेशनल। क्या हो गया ये? इर्रेशनल। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। यहाँ पर कितना है? √4, √4 2 हो जाता है, ऐसे याद कर लो। या फिर 2 का स्क्वायर 4 है, तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर था, परफेक्ट स्क्वायर रूट में है तो वो रेशनल होगा। तो इसमें हम क्या लिख देंगे? इसमें हम लिख देंगे भैया रेशनल। 2.81 आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। 2.81, 2.81 टर्मिनेट हो गया ना, डैश 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 तो लगा नहीं है इसके आगे, मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल होता है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब हो गया कि ये भी रेशनल है, RATIONAL रेशनल। ठीक है, √45, अंडर रूट के अंदर 45 आ रहा है। 45 कैसा होता है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्यों? 6 का स्क्वायर देखो कितना होता है? 36। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 36 के बाद क्या आ रहा है? 49। उसके बीच के सारे नंबर नॉन परफेक्ट। ठीक है, तो मतलब ये भी क्या हो गया? ये भी हो गया इर्रेशनल, इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है ना। आ जाओ यहाँ पर 9.23 बार। अब ये क्या आ गया? 23 बार। मैंने आपको ही बताया था कि बार का मतलब है यही चीज बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है ना। तो ये किस कैटेगरी में आएगा? देखो ये आएगा कि जहां पर रिपीट भी नहीं हो रहे थे। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जहां पर रिपीट हो रहे थे और टर्मिनेट नहीं हो रहे थे, ये मतलब है। ठीक है, तब उसमें हम बार लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया, ठीक है, इसका मतलब आगे निकल गए हम। इसका मतलब हो गया कि ये चीज 9.232323, ठीक है, डैश डैश बार बार 232323 रिपीट हो रहा है। तो जब जिसमें बार बार सेम चीज रिपीट हो वो भी क्या होता है? वो भी रेशनल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया रेशनल। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया रेशनल। अगला वाला देखो 212121 डैश डैश डैश, मतलब इसमें भी सेम चीज रिपीट हो रही है, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा रेशनल। अगले वाले में देखो 142, 1 के बाद 4 है लेकिन यहाँ 1 के बाद 2 आ गया, यहाँ 4 के बाद 2 है, 4 के बाद 3 आ गया, मतलब इसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है ना। और ये खत्म भी नहीं हो रहा है। डैश 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 लिखने का मतलब क्या? खत्म भी नहीं हो रहा है। सिर्फ ये मत देखना कि रिपीट हो रहा है कि नहीं, ये भी देखना कि आगे डैश 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 लगाई कि नहीं। मतलब इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये डैश हटा दूं तो मतलब ये उबड़ खाबड़ होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो खत्म हो गया ना, तो ये टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में मैं ऐसे डैश 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 लगाऊं तब मतलब ये खत्म नहीं हो रहा है और इसमें कोई चीज रिपीट भी नहीं हो रही है, इसका मतलब ये इर्रेशनल है। ठीक है, अगले वाले में आ जाओ 3 माइनस √5। यहां पर याद रखना ये 3 की बात नहीं कर रहा, ना ही ये सिर्फ √5 की बात कर रहा है। ये कह रहा है 3 में से अगर √5 घटाया जाए तो कुछ ना कुछ बचता होगा, वो चीज जो बचती है वो रेशनल है या इरेशनल। तो आपको याद रखना है 3 क्या है? अगर मैं सिर्फ 3 की बात करूं तो रेशनल है, अगर मैं सिर्फ √5 की बात करूं तो इर्रेशनल है। तो यहां पर एक रेशनल माइनस इर्रेशनल, हमेशा जो आंसर आएगा वो इर्रेशनल होगा। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। रेशनल माइनस इर्रेशनल क्या होता है? इर्रेशनल होता है। क्या होता है? इर्रेशनल होता है। ठीक है ना, आप इसको चाहो तो नोट कर लेना। ठीक, तो मतलब रेशनल माइनस इर्रेशनल कैसा नंबर होगा? ये सारा मिला के ये हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। ठीक है, क्या हो गया ये? इर्रेशनल नंबर। ऐसे नीचे आ जाओ, नीचे सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए √3 दिया गया है। क्यों? क्योंकि इस √3 से जो माइनस का √3 है तो कैंसिल हो जाना है। ठीक है ना, सिर्फ डराने के लिए था ये। तो यहाँ पर सिर्फ बचना क्या है? 5। और 5 कैसा नंबर होता है? रेशनल। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसा चालाकी दी होगी उसमें थोड़ी सी आपको परेशान करने के लिए, जिसमें देखने से तो लगेगा कि यार √ के अंदर कोई नॉन परफेक्ट वाला नंबर आ रहा है, लेकिन जब सोल्व करोगे तो कट जाएगा। कई बार ऐसा होगा, तो जरा ध्यान से करना। ठीक है, तो ये भी 5 तो हमें पता है रेशनल होता है भाई। 5 क्या होता है? रेशनल। तो यानी कि ये नंबर क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखने के बाद थोड़ा एक बार सॉल्व करके भी देख लेना अगर सॉल्व हो तो। चलो ये भी समझ में आ गया। अब अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप क्या है हमारे पास? जिस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं वो ये है कि आपको 2 नंबर दे देंगे। ठीक है ना। अब वो दोनों नंबर हो सकता है रेशनल भी हो या फिर इरेशनल भी हो। जैसे इस केस को देखो, यहाँ पे 2 और 3 है, यहाँ पे √2 और √3 है। अब इनके बीच में आपसे पूछा जाएगा कुछ नंबर बताओ। हो सकता है आपसे रेशनल नंबर पूछा जाए इनके बीच में या फिर इरेशनल नंबर पूछा जाए। तो मैंने क्या किया है, मैंने क्वेश्चन में दोनों लिख दिए। ठीक है, राइट एनी 3 रेशनल नंबर
एंड इरेशनल नंबर बिटवीन दिस दिस एंड दिस। मतलब हमें दोनों लिख लेते हैं, दोनों आ जाएंगे, फिर एग्जाम में जो भी आएगा कर देना यार। ठीक है, पहला देखते हैं, पहला क्या है 2 and 3। पहला क्या है हमारे पास 2 and 3। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, देखो याद कर लेना 2 and 3 है पहला। ठीक है, तो ये पहला हो गया 2 and 3। ठीक है, तो जब भी आपको ये सिंपल से नंबर हो, ठीक है, तो रेशनल की बात करूं अगर मैं पहले, इनके बीच में रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 क्या हो जाएगा, देखो सबसे आसान तरीका है पॉइंट में लिख दो। ठीक है, जैसे देखो इनके बीच में आने का क्या मतलब है, 2 से बड़ा हो 3 से छोटा हो, तभी तो इनके बीच में आएगा। तो यार जैसे मैंने लिखा 2.1 यार 2 से बड़ा है 3 से छोटा है, और ये डेसिमल कैसा है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेट होने का मतलब क्या है, ये रेशनल है। इसी तरह से दूसरा नंबर में लिख सकता हूँ 2.12, इसका भी डेसिमल टर्मिनेट हो गया, मैंने डैश 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 नहीं लगाया, मतलब ये भी क्या है, रेशनल है। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 2.414, ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है, मतलब डैश 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 तो नहीं लगाया ना। ये जो है 2.414 2 से तो बड़ा है 3 से छोटा है, मतलब ये भी रेशनल है। ठीक है, अब आ जाओ। ठीक है, रेशनल तो हमने सीख लिया। अब अगर यहीं पे हमें रेशनल ना लिख के इरेशनल लिखना हो, कैसा लिखना हो, इरेशनल। ठीक है, इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, तब क्या करेंगे, तब भी अपनी वही ट्रिक काम करेगी भाई। 2.1 था, अगर मैं इसको यहीं छोड़ दूं तो ये टर्मिनेट हो गया, तो ये रेशनल हो जाएगा ना। मैं ऐसा करूंगा ही नहीं, इसे यहीं छोड़ूंगा ही नहीं। 2.123 लिखा, फिर 1 के बाद 4 लिख दिया, फिर 3 के बाद यहाँ 1 था, 3 के बाद कुछ और ऊबड़ खाबड़ लिख दिया, कुछ भी ऊबड़ खाबड़ लिखने के बाद डैश 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 लगा दिया। तो मतलब क्या, ये डैश 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 का क्या मतलब है, खत्म नहीं हो रहा, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है। कोई चीज पैटर्न नहीं मिल रही, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। और ये 2 से तो बड़ा है, 2 पॉइंट समथिंग है, लेकिन 3 से छोटा है, मतलब ये इनके बीच में ही आता है और इरेशनल भी है। ठीक है ना, फिर से समझाता हूँ, देखो ये क्या है, खत्म नहीं हो रहा, ठीक है ना, टर्मिनेट नहीं हो रहा, कोई चीज रिपीट भी नहीं हो रही, मतलब इरेशनल है। और क्योंकि ये 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो उनके बीच में आता है। इसी तरह से आप कुछ और भी सोच सकते हो यार, 2.0 2.01203526 डैश डैश डैश, ऐसे ही आप एक और सोच लो, कितने भी सोच सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से हम ऐसे इनके बीच में नंबर लिखते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। पहला पार्ट हमने कर लिया, दूसरा क्या है, 1/5 और 1/2 के बीच में नंबर लिखो। तो चलो भाई इसको भी कर लेते हैं, 1/5 एंड 1/2। पहला क्या है 1/5 एंड दूसरा क्या है 1/2। इसके बीच में भी हमें पहले 3 रेशनल फिर 3 इरेशनल लिखने हैं। तो हम क्या करेंगे, बहुत आसान सी चीज़ है। अब पहला तरीका तो ये है कि इसको भी आप डेसिमल में बदल लो, सबसे आसान तरीका है। किसमें बदल लो, डेसिमल में। जैसे 1/5 है, तो इसको मैं डेसिमल में कैसे बदल सकता हूँ, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 5 2 जा कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, कितना बच गया, 0। तो मतलब जो 1/5 था इसकी वैल्यू आ गई 0.2। इधर सोचो तो 0 भी लिख सकते हो ना, 0.2 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से 1/2 का मतलब 0.5 होता है। कैसे, 1 ऊपर और 2 नीचे, पॉइंट लगाया 0, 2 5 जा कितना 10, कितना आ गया 0, तो 0.5 आ गया 0.5। ठीक है, मतलब ऐसे डिवाइड किया, पॉइंट में बदल लिया। अब तो आसान है यार। अब इसके बीच में रेशनल अगर आपको लिखना है, इसके बीच में क्या लिखना है, रेशनल अगर आपको लिखना है, रेशनल। ठीक है, तो यार 0.2 0.5 मैंने क्या लिखा 0.3। ठीक है, इससे बड़ा इससे छोटा इसके बीच में ही तो आता होगा, टर्मिनेट हो गया है। ठीक है ना, ये डैश 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 नहीं है, कोमा था। ठीक है, टर्मिनेट हो गया है तो मतलब रेशनल ही होगा। ठीक है, इसी तरह से 0.31 टर्मिनेट हो गया, डैश 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 नहीं है, रेशनल है। इससे बड़ा इससे छोटा है 0.212 ले लो। ठीक है, 0.212 ले लो, इससे बड़ा इससे छोटा है। ठीक है, ये हो गया रेशनल। इरेशनल लिखना है कोई दिक्कत नहीं है, इरेशनल भी लिख लेते हैं। ठीक है, इरेशनल लिखना है तो 0.2 से बड़ा सोचो कोई, 0.31
3 के बाद 1 आया तो 1 के बाद 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 9 आ गया, 0 8 7 ऊबड़ खाबड़ जितना सोच सकते हो सोचो, डैश 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 लगा दो, इर्रेशनल हो गया। इसके बड़ा है, इससे छोटा है, दोनों के बीच में आएगा मतलब, ठीक है। ऐसे ही आप कुछ भी सोच लो यार, 0.302 9 8 7 8 0 7 डैश 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 डैश, ठीक है। तो ये भी हो गया। ऐसे आप और सोच लो। एक तरीका तो ये है ना पॉइंट बदलने वाला। इरेशनल लिखने के लिए तो आप क्या करना, पॉइंट में बदल ही लेना, ठीक है। इरेशनल तो आप पॉइंट में बदल के ही करोगे ऐसे, ठीक है। रेशनल के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका क्या है जो हम अक्सर करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, देखो दूसरा तरीका क्या है जो जैसे आप अब तक करते आए हो, आपके पास है 1/5, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके नीचे वाले से, नीचे क्या है 2, ठीक है। एंड यहां पर क्या है 1/2, इसको मल्टीप्लाई करो इसके नीचे वाले से, इसके नीचे क्या है 5, ऊपर नीचे दोनों, तो 2 1 जा हुआ 2, 5 2 जा हुआ 10, एंड 5 1 जा हुआ 5, 5 2 जा हुआ 10। हम किसकी बात कर रहे हैं, इनके बीच में रेशनल की, ठीक है ना, रेशनल की। इरेशनल के लिए आप पॉइंट वाला तरीका ही अपनाना, ठीक है। ज्यादातर इरेशनल पूछा भी नहीं जाता, ठीक। तो अब इनके बीच में नंबर लिखने हैं, 2 के बाद 3 फिर 4, 2 ही आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको 10 से गुणा कर दो और थोड़ा और बड़े हो जाएंगे। 10 से यहाँ भी गुणा कर दिया, 10 से यहाँ भी गुणा कर दिया, 10 दूनी हो गया 20, 10 10 जा हो गया 100, एंड 5 10 जा हो गया 50, 10 10 जा हो गया 100। इनके बीच में नंबर क्या होंगे, 21/100, 22/100, इसी तरह से बाकी लिख लेना, 23/100, 24/100, ठीक है ना। तो ये तरीका है रेशनल लिखने का। आपको जौन सा अच्छा लगे वो कर लेना, एग्जाम में दोनों अलाउड है, ठीक है। डेसिमल वाला भी, ये वाला भी। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। दूसरा पार्ट भी हमने कर लिया, दूसरा पार्ट भी कर लिया। अगला क्या है, √2 एंड √3। तो इनकी डेसिमल वैल्यू या तो आपको याद हो या फिर आपको डेसिमल में रूट निकालने आते हो। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप का, उसमें √2 √3 √5 यहीं तक जाते हैं, ठीक है। तो आप इनकी वैल्यू याद कर लो अप्रोक्स में, ठीक है। अप्रोक्स में आप इनकी वैल्यू याद रखना, √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ ये, ठीक है, 1.414 होती है अप्रोक्स वैल्यू, और √3 की 1.732 होती है। याद रखना मैंने ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखी है, अप्रोक्स वैल्यू लिखी है। एग्जैक्ट क्यों नहीं लिखी, कैसे अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि ये इर्रेशनल नंबर है तो ये टर्मिनेट तो हो नहीं सकता ऐसे। मैंने तो यहाँ खत्म कर दिया ना, मतलब मैंने जस्ट क्या किया है, इसकी लगभग यानी अप्रोक्स वैल्यू लिखी है, ठीक है ना। इतना काफी है। अब इसके बीच में अगर रेशनल लिखना है तो ये देखो यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट के बाद 4 आ रहा है, यहाँ 1 पॉइंट के बाद 7 आ रहा है, तो यानी कि 1.5 तो इनके बीच में होगा। तो अगर रेशनल लिखना है तो 1.5 हो गया, 1.51 हो गया, 1.52 हो गया। अगर आपको इरेशनल लिखना है, अगर आपको इरेशनल लिखना है तो वो भी लिख लो भाई, क्या दिक्कत है यार, ठीक है। इरेशनल लिखना है तो 1.4 से बड़ा, ठीक है, 1.5 1 2 3 0 2 3 7 9 8 कुछ भी, मतलब जो दिमाग में आ जाए ऊबड़ खाबड़, ऐसे ही कितने भी लिख दो यार, ठीक है ना। मतलब आप कोई भी नंबर के बीच में आराम से लिख सकते हो। थोड़ा सा रिवीजन और कर लेना तो मतलब ये भी पूरा हुआ हमारा, ठीक है भाई। तो ये भी कंप्लीट हुआ। तो आपको ये पता लग गया कि नंबर्स के बीच में हम रेशनल या इरेशनल कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अब तक वीडियो समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो यार थोड़ा एक बार और देख लेना, ठीक है। अब देखो इतना तो हो गया, अब बात करते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की। अब देखो अगले कॉन्सेप्ट में हम क्या सीखने वाले हैं, रेशनलाइज दी डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, मतलब हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 1/√7 है हमारे पास, ठीक है। तो इसको देखते हैं, हमारे पास क्या है 1/√7। तो जब भी आपके पास डिवीजन में यानी कि डिनोमिनेटर में एक ही नंबर दिया गया हो रूट में, तो आप क्या करोगे, उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। अलग अलग टाइप के मैं करवाऊंगा, पहले आप इसको देखो। जब नीचे कोई सिर्फ एक ही चीज़ दी गई होगी तो उसी से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे, ये याद रख लेना। जिस चीज़ से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर नीचे, उसको बोला जाता है रेशनलाइजेशन का फैक्टर, ठीक है ना। तो मतलब क्या, अब देखो √7 × 1 क्या हो गया, √7 हो गया,
और नीचे √7 इंटू √7 क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर। जैसे भाई x इंटू एक्स किसके बराबर होता है, x स्क्वायर के, वैसे ही √7 इंटू √7 क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर, और इसके स्क्वायर से √ खत्म हो जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है ना। तो आप सिंपल याद रखना, अगर हमारे पास √ के अंदर कोई नंबर है x, उसका हम स्क्वायर कर दें तो इस स्क्वायर से √ खत्म हो जाता है, क्या बचता है, x बचता है। ठीक है, आप ये याद रख सकते हो फॉर्मूला। ठीक, और सीधा सीधा अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर दो सेम नंबर √ में हो, जैसे √x इंटू √x, इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर x आता है। ठीक है ना, पहली बार मैंने इतना डिटेल में कराया, बट आप ये समझ जाना। जैसे √6 इंटू √6 कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, √5 इंटू √5 कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये सब बातें आप याद रखना। ठीक है ना, क्योंकि पहला क्वेश्चन था, मैंने एकदम डिटेल में कराया, जो जो नियम आपको पता होने चाहिए वो भी बता दिए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चलो, पहला हमारे समझ में आ गया, एक बार देख लो और चाहो तो। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आया। इसका डिनोमिनेटर कितना है, 7। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करो, मतलब रेशनल नंबर बना दो। तो यार देखो, ये 7 बन गया, डिनोमिनेटर तो रेशनलाइज हो गया ना। ठीक है ना, ऊपर वाला भले ही अभी रेशनल जैसा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें डिनोमिनेटर को रेशनल बनाना था। आप यहाँ पे देख सकते हो, डिनोमिनेटर को हमें रेशनल बनाना था, तो बन गया भाई। अगला देखो क्या है, 1 डिवाइड बाई √7 माइनस √6, तो इसको भी कर लेते हैं यार। क्या है क्वेश्चन, 1 डिवाइड बाई √7 माइनस √6, पहले वाला मिटा देते हैं यार एक बार पहले। ठीक है, क्या हमारे पास 1 डिवाइड बाई √7 माइनस √6। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, नीचे सिर्फ एक बंदा था, मतलब कि एक ही चीज़ थी √7, तो हमने उससे ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया था। यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो 2 लोग हैं और उनके बीच में एक निशान है माइनस का। तो जब भी नीचे 2 लोग होंगे, उनके बीच में जो निशान होगा उसका उल्टा करो, यानी कि माइनस है तो प्लस करो, प्लस है तो माइनस करो, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। मेरे कहने का मतलब क्या है, देखो मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा किस चीज़ से, नंबर तो सेम रहेंगे, √7 है तो √7 रहेगा, √6 है तो √6 रहेगा, लेकिन अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस होता तो वहाँ माइनस हो जाता। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, रेशनलाइजेशन आपको आ गया। ठीक है, तो जो चीज़ ऊपर है वही चीज़, यानी कि यही चीज़ आप नीचे लिख दो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, कुछ है ही नहीं इसमें, दिक्कत क्या होगी। ठीक है, √7 प्लस √6 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से। 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे वही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। ठीक है, तो यानी कि ऊपर तो यही रहेगा, नीचे क्या होगा भाई। अब देखो जरा, आपने बचपन बोले तो 7वीं 8वीं इवन 9वीं में भी, अभी भी आपका बचपन ही चल रहा है, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। ठीक है, कैसे पता लगता है हमें ये फॉर्मूला लगाना है, भाई देखो यहाँ पर x है तो यहाँ भी x है, ये दोनों चीज़ें सेम है। यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, ये दोनों चीज़ें सेम है, और बीच में निशान अलग अलग है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, जो पहले है उसका स्क्वायर करो, जो बाद में है उसका स्क्वायर करो, बीच में माइनस लगा दो। यही तो मतलब है इस फॉर्मूले का, और क्या। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे √7, यहाँ पे √7, ये दोनों चीज़ें यहाँ सेम थी, यहाँ सेम है। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर √6, ठीक है, यहाँ पर √6, यहाँ पे √6, ये दोनों चीज़ें भी क्या है, सेम है, मतलब इसमें निशान भी अलग अलग हैं, तो वही फॉर्मूला लगेगा। मतलब जैसे यहाँ पहले x था, x का स्क्वायर किया, यहाँ पहले √7 है, √7 का स्क्वायर कर दो, इसको वाइट पेन से ही लिखते हैं। ठीक है, √7 का स्क्वायर कर दो, बीच में माइनस है, माइनस लगाओ, दूसरे वाले का स्क्वायर है y का, यहाँ √6 है, उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब देखो √7 √6 में जुड़ेगा नहीं कहीं, आप इसको 13 मत लिखना, जिसने इसे 7 + 6 13 लिख दिया गलत, ऐसा नहीं कर सकते हम। ठीक है ना, अंडर के अंदर सेम होता तब बात अलग होती। ठीक है, और वो भी अलग तरह से जुड़ता, अभी कैसे होगा बताऊंगा सिंप्लीफिकेशन में, फिलहाल ये नहीं जुड़ सकते, आप याद रखना। √7 +
अंडर रूट 6 ऐसे ही रहेगा, डिवाइड बाई, अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर अंडर रूट के अंदर x हो, उसका स्क्वायर हो रहा हो, तो स्क्वायर से ये खत्म, क्या बचता है भैया x, यही बताया था ना। तो यहाँ पे आओ, तो यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, क्या बचेगा 7, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, क्या बचेगा 6। तो यहाँ पे क्या आ गया, ऊपर तो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 ही है, नीचे 7 माइनस 6 कितना होता है 1, ये नीचे वाला 1 ना भी लिखें, डिवाइड बाई 1 लिखना जरूरी नहीं होता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि हमारा फाइनल आंसर ये आ गया, ये फाइनल आंसर है हमारा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, एकदम मस्त क्वेश्चन था, आराम से हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जो हो जाए वो मस्त क्वेश्चन है, जो ना हो वो दिक्कत देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ जाओ जरा, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। चलो यहाँ पर आ जाओ, हम क्या करेंगे, फिर से पीछे चलते हैं, हमारे पास है 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। अब फिर से मैंने क्या बोला, मैंने आपसे कहा था कि जब नीचे एक से ज़्यादा लोग हों तो उनके बीच का निशान बदल दो और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब क्या है कि नंबर तो वही रहेंगे, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2 ही रहेंगे, लेकिन यहाँ प्लस था तो माइनस आ जाएगा बस, ठीक है ना, जो चीज़ ऊपर कही है आपने वही चीज़ नीचे कर दो, लिख देना यहाँ पे रेशनलाइजिंग दी डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ठीक है, 2 को आप ऐसे रहने दो, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन में ही रहने दो, यहाँ पर बाद में कॉमन ना लेना पड़ेगा, अंदर ले कोई फायदा है नहीं, ठीक है। नीचे फिर से वही फॉर्मूला लगेगा अपना, ठीक है, कौन सा वाला, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, मतलब पहले बंदे का स्क्वायर करो, पहला क्या है 5, माइनस लगाओ, दूसरे का स्क्वायर करो, दूसरा क्या है अंडर रूट 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, सॉल्व नहीं हो रहा आगे, नीचे क्या आ गया, अंडर रूट 5 का स्क्वायर सिर्फ 5 हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट गया, अंडर रूट 2 की जगह 2 आ जाएगा, उसका स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, अलग पेन से लिखता हूँ, ऊपर क्या है 2, फिर क्या है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और डिवाइड बाई क्या बच रहा है, 5 में से 2 गया, कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, ये चौथा क्वेश्चन है 1 डिवाइड बाई 7 माइनस 2। खास बात क्या है, दोनों पे अंडर रूट लगा था, यहाँ भी दोनों पे अंडर रूट लगा था, लेकिन यहाँ पर 7 पे तो अंडर रूट है, 2 पे अंडर रूट नहीं लगा हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे, 1 डिवाइड बाई 7 अंडर रूट 7 माइनस 2, ठीक है। हमारे पास क्या है 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 7 माइनस 2, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, सिंपल है यार, ठीक है। आप इसको अगले स्टेप पे लिखना जो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना, पहले उतारना फिर नीचे लिखना, मैं एक साथ ही कर रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा आलस आ रहा है मुझे इसलिए। तो यहाँ पे आ जाओ, अंडर रूट 7 को तो ऐसे लिखोगे, माइनस के यहाँ क्या लगाओगे प्लस, फिर क्या लगाओगे 2, ठीक है। अंडर रूट 7 तो ऐसे ही लिखोगे, माइनस था इसलिए हमने क्या लगाया प्लस 2, ठीक है ना। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू में अंडर रूट 7 वही रहेगा, 1 इंटू में प्लस 2 वही रहेगा, लेकिन नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब या फिर x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो पहले वाले का स्क्वायर माइनस में दूसरे वाले का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ऊपर तो यही रहेगा भाई, क्या रहेगा अंडर रूट 7 प्लस 2 डिवाइड बाई, ठीक है, स्क्वायर से अंडर रूट गया, क्या बचा 7 माइनस, लेकिन यहाँ तो अंडर रूट नहीं है, ठीक है ना, कहानी में ट्विस्ट क्या है, यहाँ अंडर रूट नहीं है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अगर ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर होता तब तो 2 होता, लेकिन ये 2 का स्क्वायर अंडर रूट नहीं है, तो कितना होगा 4, आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। चलो आ जाओ आगे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है। अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 2 जुड़ेंगे नहीं, ऐसे ही रहेंगे ये, डिवाइड बाई 7 में से 4 गया, कितना गया 4 गया, तो कितना बचा 3 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर रूट 7 प्लस 2 डिवाइड बाई 3, ठीक है, हो गया ना, इजी था। आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं यार, हाँ गला सूख रहा है मेरा, थक गया हूँ मैं। चलो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारा आ गया अच्छे से। अब चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे।
अब देखो, जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट हमें सीखना है वो क्या है, सिंप्लीफिकेशन। मतलब कि अंडर रूट के अंदर जो हमें कैलकुलेशन करनी होगी वो कभी कभी कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी दे देते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका बेसिक आना चाहिए, ठीक है, कि रूट के नंबर को हम कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो पहले हम कुछ बेसिक बातें समझेंगे। जब बेसिक सीख चुके होंगे उसके बाद बेसिक से लेके एडवांस तक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ। सबसे पहले देखो, छोटी छोटी चीज़ सिखाता हूँ मैं आपको। अंडर रूट के अंदर मान लो यहाँ पे 3 है और इसे ऐड करना है अंडर रूट 3 में, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर ऐसे लिख देते हो 3 + 3 6 तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 3 + 3 6 यहाँ पर ऐसे नहीं होता है। यहाँ पर कैसे होता है, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से होता है कि इसके बाहर अगर कुछ नहीं समझो तो 1 है, इसके बाहर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 + 1 ये नंबर जोड़ेंगे 2 हो जाएगा और ये √3 ही रहेगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या था, एक बार √2, यहाँ पर क्या था, एक बार √3 और यहाँ पे क्या था, एक बार √3। तो √3 एक बार 2 बार √3, तो इसका मतलब हो गया 2√3। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है, कि आप क्या करो, जो आपके पास √3 है, ठीक है, जो आपके पास √3 है इसको बोल दो एप्पल। इसको क्या बोल दो, एप्पल। तो यहाँ पे कितने एप्पल, एक एप्पल, ठीक है। तो यहाँ पर एक एप्पल, ठीक है, एक एप्पल। इसके पहले कुछ नहीं तो 1 बोल सकते हो। प्लस में ये क्या है, एक एप्पल, ठीक है। जब आप इनको जोड़ोगे तो 1 और 1 ही तो जोड़ते हो। एप्पल तो आप 2 बार लिखा तो एक ही बार तो लिखते हो, 2 एप्पल। एप्पल थोड़ी ना एप्पल एप्पल लिखते हो 2 बार, ठीक है ना भाई। एप्पल तो 2 जगह है लेकिन एक ही बार आता है। 1 एप्पल + 1 एप्पल कितने, 2 एप्पल। यहाँ से 1√3 कितने √3, 2√3। सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आया, तो समझ लो आपको आगे आने वाली चीज़ें भी समझ में आने वाली हैं, ठीक है। अब देखो, इसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा और, ठीक है। अब मान लो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है 2√3 और यहाँ पे लिखा है √3। तो इसका मतलब ये 2 सेब हैं, 2 एप्पल हैं और ये 1 सेब है। 2 और 1 कितने सेब हो गए, 3 सेब हो गए, यानी कि 3√3 होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको ये कैलकुलेशन आ गई है तो अब थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो, इससे आगे हमें क्या सीखना है। अब मान लो यहाँ पर मेरे पास लिखा है √3 प्लस में √2 और इन्हें हमें ऐड करना है। तो हम बोलेंगे इससे आगे सॉल्व नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेंगे अलग अलग, क्योंकि √3 वाला √2 में नहीं ऐड होता है, ठीक है। √3 वाला √2 में ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, समझाता हूँ। देखो, अभी हमने क्या किया था, एप्पल वाला एग्जांपल याद करो, बहुत काम का है, ठीक है। √3 को एप्पल बोला था, तो भाई अगर √3 एप्पल है तो √2 तो कुछ और होगा ना, वो एप्पल थोड़ी होगा, वो कुछ और होगा। इसको मैंगो बोल दो यार। अब आपसे कोई बोले एप्पल + मैंगो, एक सेब है एक आम है, तो क्या 2 आम होंगे फिर, या फिर 2 एप्पल होंगे? नहीं भाई, वो तो अलग अलग ही रहेंगे ना। एप्पल अलग चीज है, मैंगो अलग चीज है। 1 + 1 2 थोड़ी बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये अलग अलग चीजें हैं, इसीलिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ √3 में √2 वाला ऐड नहीं होता है। इससे आगे सॉल्व ही नहीं होगा, यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी, बाकी जो फॉर्मूले वगैरह हैं मैं आपको साथ साथ कराता रहूंगा क्वेश्चन के। तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, या फिर एक और देख लो पहले, छोटा सा ही, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर है मेरे पास 5 √2 इंटू में 6 √2, ठीक है ना। मल्टीप्लाई वाला बताना भूल गया था, मल्टीप्लाई वाला भी देख लो एक बार। मल्टीप्लाई में क्या होता है, अंडर रूट के अंदर वाला अंडर रूट से मल्टीप्लाई होता है, बाहर वाला बाहर से मल्टीप्लाई होता है। तो मतलब 5 × 6 कितना हुआ, 30, और √2 × √2 कितना होगा, 2 हो जाएगा। अभी आपने देखा था √2 × √2 का मतलब क्या हो गया, √2 का स्क्वायर, इससे कट गया, क्या बचा 2। तो यहाँ से 5 × 6 = 30 हो गया, √2 2 हो गया, 30 दूनी 60 हो गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में आप याद रखना, आप कि मल्टीप्लाई में, ठीक है, मल्टीप्लाई में √2 × √3 √6 होता है, ये सही है यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे √2 + √3 नहीं हो पा रहा था, ठीक है। यहाँ पे √2 प्लस में √3 से आगे सॉल्व नहीं हो रहा था ना, 2 + 3 5 नहीं हो रहा था। लेकिन मल्टीप्लाई में आप याद रखना, यहाँ पर 2 यहाँ पर 3, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आपको ये रूल याद रखने हैं, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया।
अब अगर मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन ले लूँ फिर आगे चलूँ, तो अब बताओ, चलो जल्दी से बताओ। 6√3 इंटू में 4√2 कितना होगा, ठीक। तो अब क्या बोलोगे, बाहर वाला बाहर से मल्टीप्लाई होगा, 6 4 जा 24, और ये रूट वाला, ठीक है, 2 3 2 जा 6, ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो आप याद रखना, इसमें मल्टीप्लाई में रूट के अंदर रूट वाला से मल्टीप्लाई होता है, बाहर वाले बाहर से। ऐड वाला जो कहानी थी वो अलग थी, ठीक है। तो चलो इतना आ गया। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ये तो बेसिक सी बातें थी, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें सम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, सम। हमारे पास क्या है, हमारे पास है सबसे पहले 3√3 प्लस 7√2। इसको किससे प्लस करना है, ठीक है ना, सम निकालने मतलब प्लस करना है। किससे प्लस करना है, √3 माइनस 5√2, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे भाई, प्लस माइनस में √3 वाले के साथ √3 वाला ही कुछ ना कुछ हो सकता है इसका, ठीक है। वो भी क्या होगा, बाहर समझे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 और जमा में 1, तो 3√3 और 1√3, कितने √3, 4√3, ठीक। और यहाँ पे आ जाओ जरा, 7√2 माइनस में 5√2, यानी 7 मान लो मैंगो, 7 मैंगो माइनस 5 मैंगो, कितने मैंगो, 2 मैंगो, ठीक है ना। तो मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 2√2, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन था। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है सिंप्लीफिकेशन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो हमें डिवाइड करना है 15√3 बाई 5√3, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखो हमारे पास क्या है, 15√3 किससे डिवाइड करना है, डिवाइड करना है बाई 5√3, तो √3 से √3 गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो ये भी इजी था। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अब देखो जो हमें सॉल्व करना है वो है √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या होता है ये, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। x क्या होता है, जो प्लस के पहले है वो x है, जो प्लस के बाद है वो y है। तो प्लस के पहले √3 है तो मतलब ये x का काम कर रहा है, ठीक है। प्लस के बाद √7 है तो ये y का काम कर रहा है। तो फॉर्मूले में क्या हुआ है, पहले जो था उसका स्क्वायर, तो यहाँ पहले क्या है √3, तो ये जाएगा √3 का स्क्वायर, प्लस फॉर्मूले में क्या था जो प्लस के बाद है उसका स्क्वायर, यहाँ प्लस के बाद √7 है तो इसका स्क्वायर, फिर क्या है 2 इंटू में x इंटू वाई, तो यहाँ पे 2 इंटू में क्या √3 इंटू में क्या √7, ठीक है भाई। तो √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गया कितना बचा 3, स्क्वायर से रूट गया कितना बचा 7, प्लस 2 तो ऐसे ही रहेगा, ये बाहर है, रूट वाले अंदर मल्टीप्लाई होंगे, 7 3 जा कितना 21, तो 7 प्लस 3 कितना होता है 10, ठीक है ना। 7 प्लस 3 10 हुआ, 10 में आप 2 मत जोड़ना क्योंकि जो 2 है ये √21 के साथ है तो ये अलग रहेगा, ठीक है ना, ये अलग रहेगा। 10 प्लस 2 12 मत कर देना, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे चलते हैं थोड़ा और। अब देखो जो हमारा अगला क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोला गया है इफ a एंड b आर रेशनल नंबर्स, ठीक है, मतलब जो a है और b है ये अगर रेशनल नंबर हों और 3 प्लस √5 डिवाइड बाई 3 माइनस √5 बराबर a प्लस b √5 हो तो a क्या होगा b क्या होगा ये बता दो। मतलब कि हमें क्या दिया गया, देखो हमें दिया गया है 3 प्लस √5 डिवाइड बाई 3 माइनस √5, ये किसके बराबर गिवन है, ये बराबर है a प्लस b √5, ठीक है ना, यहाँ से आप देख सकते हो इसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन में पहले आप रेशनलाइज कर लेना। रेशनलाइज कैसे करोगे अभी मैं आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है। कैसे करेंगे, नीचे देखेंगे क्या है, नंबर तो वही रहेगा 3 है और √5 है, लेकिन नीचे अगर माइनस है तो ऊपर क्या आ जाता है प्लस, ठीक है ना, ये याद रखना आप। तो यही चीज़ नीचे भी आ जाएगी। तो अगर जैसे ही आपने इससे मल्टीप्लाई किया इसका रेशनलाइजेशन हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखो अब क्या हो जाएगा 3 प्लस √5, 3 प्लस √5 ये तो सेम चीज़ है,
तो इसका मतलब है कि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, यहाँ पर भी 3 प्लस रूट 5, यहाँ पर भी 3 प्लस रूट 5, मतलब दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है ना। जैसे x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर हो जाता है, ऐसे ही ये वाले ब्रैकेट में, ये वाले ब्रैकेट में सेम चीज़ है, जो भी सेम चीज़ है उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं भाई। डिवाइड बाई, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 3 माइनस रूट 5 पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है 3 प्लस रूट 5, और उस तरफ तो जो है वो उतारते चलो यार, a प्लस बी रूट 5। यहाँ पर फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, जो अभी हमने किया था a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर जमा 2ab, ठीक है ना। अभी हमने फॉर्मूला देखा था थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाओ चाहो तो, ये था x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लगेगी। तो यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है 3, तो मतलब ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस फिर क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस फिर 2a का काम कौन कर रहा है 3, और b का काम कौन कर रहा है अंडर रूट 5। ये हो गया डिवाइड बाई, नीचे क्या है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यानी कि x का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर हो गया 9, ठीक है। यहाँ स्क्वायर से रूट खत्म, क्या बचा 5, और यहाँ पर 2 3 रूट के अंदर नहीं है तो 2 3 जा 6 कर दो, और ये रूट में है तो इसको ऐसे अलग लिखो। डिवाइड बाई, यहाँ पर रूट तो नहीं है तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, यहाँ पर तो रूट है तो स्क्वायर से रूट घटेगा, कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। तो 9 प्लस 5 कितना हो गया 14 हो गया, प्लस में कितना 6 अंडर रूट 5 हो गया, इक्वल टू में क्या चल रहा है उतारते चलो, a प्लस बी रूट 5, क्या चल रहा है a प्लस बी रूट 5, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा a प्लस बी रूट 5, ठीक है। नीचे क्या है 9 में से 5 गया 4, ठीक है। डिवाइड बाई 4 जो है इसको चाहो तो आप अलग अलग भी लिख लो यार, ठीक है। जो डिवाइड बाई 4 है ना, 9 में से 5 गया कितना बचा 4, इसको आप इस 4 को यहाँ अलग लिखो और यहाँ अलग लिखो, ठीक है। अब आप क्या हो जाएगा 4 को 4 2 से काटोगे 2 2 जा 4 2 7 जा, मतलब यहाँ बचेगा 7 डिवाइड बाई 2, प्लस यहाँ काटोगे 2 2 जा 4 2 3 जा, मतलब यहाँ जाएगा 3 डिवाइड बाई 2 और अंडर रूट 5 बराबर क्या बचेगा a प्लस बी रूट 5। कंपेयर करो एक बार, देखो जो अकेला बंदा है यहाँ पर सॉल्व होने के बाद, जब भी सॉल्यूशन में कुछ ऐसा आ जाए कि कोई चीज़ अंडर रूट 5 के साथ आ रही है, तो अंडर रूट 5 के साथ क्या है यहाँ पे b, तो यहाँ अंडर रूट 5 के साथ क्या है 3/2, तो बाई कंपेयरिंग यहाँ पे आप लिख सकते हो बाई कंपेयरिंग हमने कंपेयर किया तो हमें क्या मिला, जो अंडर रूट 5 के साथ था वो b है, तो अंडर रूट 5 के साथ क्या है 3/2, तो जो b है उसकी वैल्यू हो गई 3/2। जो यहाँ पे अकेला था, ठीक है, और यहाँ पर अकेला जो था, उन दोनों कंपेयर करो, दोनों बराबर होने चाहिए, तो मतलब a की वैल्यू क्या हो गई 7 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, हमने कर लिया सॉल्व इसको, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हो, ठीक। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं। अब देखो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें हमसे बोला गया फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर व्हेन x इक्वल टू 4 प्लस अंडर रूट 15। मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन में बताया गया है कि x जो है वो बराबर है 4 प्लस अंडर रूट 15 के, ठीक है ना। ये बात हमें बताई गई है, और हमसे पूछा गया है कि बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। मतलब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है और ये x की वैल्यू हमें पता है। तो हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर हमें x पता है, किसी तरह से अगर 1/x पता लग जाए, ठीक है, तो हम होल स्क्वायर करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें वो टर्म मिल जाएगी। मतलब कि अगर x पता है तो 1/x पता लगाओ। अब 1/x कैसे पता लगाओगे, आप इसका उल्टा करो, ठीक है ना। देखो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे क्या है 1, तो इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है ना। इसका उल्टा करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। तो अगर आपने इधर इसको उल्टा कर दिया है तो इसके नीचे भी आप 1 सोच सकते हो, तो इसका उल्टा कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 प्लस अंडर रूट 15,
ठीक है। तो यहाँ पे हमें x पता था तो 1/x पता लग गया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा और अच्छा करो तो इसको रेशनलाइजेशन कर लो इसका, ठीक है ना। इसका क्या कर लो, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी यहाँ पर है, जैसे यहाँ पे है 4 और उसके बाद में क्या है यहाँ पे √15, इसके बीच का निशान बदल देते हैं, प्लस है तो माइनस, ठीक है ना। इससे हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस √15, ठीक है। इधर तो ऐसे ही चलने दो, 1/x = ठीक है, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 माइनस √15 ही रहा, ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पर क्या है a प्लस बी a माइनस बी, मतलब कि a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, जैसे कि हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में किया था, ठीक है ना। जो पीछे मैंने आपको क्वेश्चन कराए वो इस क्वेश्चन के लिए बेस बनाने के लिए था, ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन को आराम से समझ पाओ, ठीक। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो 1/x = यहाँ क्या हो गया, 4 माइनस √15 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर हुआ 16 और यहाँ पर स्क्वायर से अंडर गया, कितना बचा यहाँ पे माइनस में 15। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 1/x की वैल्यू आ गई 4 माइनस अंडर के अंदर क्या है 15, ठीक है। नीचे 16 में से 15 गया, 1 बचा। अब नीचे 1 लिखो मत लिखो आपकी मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो मेरे पास चीज़ आई, ये 1/x की वैल्यू है, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 2, ठीक है। और यहाँ शुरुआत में जो मुझे गिवन था ये x की वैल्यू थी, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1, ठीक है। तो 1 और 2 अगर मैं जोड़ दूँ, ठीक है, यहाँ पे कर रहा हूँ अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 जो है मेरे पास और इक्वेशन 2 जो है मेरे पास, इनको मैं क्या कर रहा हूँ, इनको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या चीज़ है x, ठीक है। ऐड कैसे करते हो आप, 1 और 2 ऐड करोगे तो लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड करो, x और 1/x आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि x प्लस 1/x आपस में जुड़ गए = राइट साइड में जो भी है वो आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ पे क्या है 4 प्लस √15, यहाँ पर क्या है 4 प्लस √15 और यहाँ पर क्या है 4 माइनस √15, ठीक है ना, यानी कि 4 माइनस √15। एक बार कैमरे में देखो आ रहा है, हाँ ठीक है। तो अब देखो यहाँ से प्लस √15 माइनस √15 कट गया, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा है x प्लस 1/x और = क्या बचा है, यहाँ पर देखो ये 4 है और ये 4 है, तो 4 + 4 कितना हो गया 8, ठीक है। अब देखो हम यहाँ तक जब पहुँच गए तो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए जो उसमें स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर लाने के लिए आप क्या करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। तो आप ये इक्वेशन याद रखो, इसको मैं थोड़ा स्लाइड कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं जरा आप सॉल्यूशन। हमारे पास क्या है x प्लस 1/x, ठीक है। हमारे पास क्या है x प्लस 1/x और बराबर में क्या है हमारे पास 8 है, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ठीक है, दोनों तरफ क्या करो स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर किया, इधर भी स्क्वायर किया। अब इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या होता है ये, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 2xy। x किसे बोल रहे हैं, ब्रैकेट में जो भी प्लस के पहले है वो x है, तो यहाँ तो प्लस के पहले x ही है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस के बाद जो है वो y है, यहाँ प्लस के बाद 1/x है, तो मतलब 1/x y का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहे हैं तो क्या मिलेगा, देखो पहले हो जाएगा x का स्क्वायर, फिर जो दूसरी टर्म है यानी कि y जो कि 1/x है यहाँ पर उसका स्क्वायर, फिर प्लस में क्या आएगा 2 × x × y, ठीक है। तो x ये रहा, y की जगह 1/x है, बराबर में 8 का स्क्वायर 64 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, ये यहाँ से ये हो गया x का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा है 2 = क्या बचा हुआ है 64। तो 2 यहाँ पर कहाँ जाएगा, माइनस में जाएगा ना भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा फाइनल, देखो यहाँ पर ये है x स्क्वायर और ये है 1/x स्क्वायर, ये 2 इधर माइनस में चला गया, ठीक है। तो 64 - 2 कितना बचेगा 62, और यही चीज़ हमें क्या करनी थी
फाइंड आउट करनी थी कि भाई इसकी क्या वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 62, हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया सिंप्लीफिकेशन पे जो क्वेश्चन थे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा ड्रॉ ऑन नंबर लाइन। ठीक है, हमें नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √26 हो गया, या √9.3 हो गया। तो ये नंबर लाइन वाले क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, क्योंकि इसके लिए कंपास वगैरह चाहिए, स्केल वगैरह चाहिए, तो वो मैंने अलग वीडियो बना रखी है, उस पर 3-4 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं, आप आराम से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जो हमारा अगला टाइप का क्वेश्चन होगा। फिर से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो मैंने बना रखी है। ठीक है, उसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप देख लेना। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, P/Q की फॉर्म में लिखना, क्योंकि भाई P/Q की फॉर्म में लिखने को भी आता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। 0.4 बार, ठीक है, जब एक नंबर के ऊपर बार है, 0.56 बार दोनों के ऊपर बार है। ठीक है, इससे पहले 0 चल रहा था, इसके पहले अगर नॉन जीरो नंबर हो फिर बार हो, और यहाँ पर पॉइंट के बाद मान लो जो 2 डिजिट है उनमें किसी एक के ऊपर सिर्फ बार हो, ठीक है ना, इधर वाले पे, तब कैसे करेंगे। तो मतलब हर टाइप का आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं 0.4 बार को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 0.4 बार जो है, ठीक है, पहला पार्ट, इसकी बात करते हैं। ठीक है, क्या है मेरे पास 0.4 बार। सबसे पहले स्टेप क्या होता है, हम इसको x के बराबर मान लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.4 बार। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पे लिखो x इज इक्वल टू, इस बार का क्या मतलब है कि जो 4 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि आप इसको लिख सकते हो 0.444 डैश डैश डैश, मतलब ये 4 बार बार आता जा रहा है। ठीक है, आपको याद रखना है कि मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 बार लिखा है, लेकिन यहाँ बहुत सारे 4 छुपे हुए हैं। ठीक है ना, बहुत सारे 4 हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया, इसको हम बोल देंगे कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हर बार आपको ऐसे ही करना है। जब आप इतना कर लो, जब आप इतना कर लो तो आपको यहाँ लिखना होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 1 के आगे 0 लगाओगे 1, यानी कि 10। कैसे पता लगा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखना, जितने नंबर के ऊपर बार है, मतलब जो बार बार रिपीट हो रहा है, कितने लोगों के पास बार है, एक के पास। ठीक है ना, सिर्फ एक नंबर है, यहाँ पर एक डिजिट है 4, उसके ऊपर बार लगा है, तो 1 के आगे सिर्फ एक 0 लगाएंगे, कितना बनेगा 10। अब मान लो जैसे हमारा क्वेश्चन होता 4-5 बार। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं 100 से, क्यों, 1-2 लोगों के ऊपर बार होता। ठीक है ना, अगर हमारा क्वेश्चन होता 4-5-6 बार, तो यहाँ 1-2-3 है, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है ना, इस तरह से अगर 3 के ऊपर बार लगा हो तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। ठीक है, मान लो हमारे क्वेश्चन में होता, ठीक है, 2-3-4 बार। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई किससे करते 1000 से, 1-2-3 जने हो गए। ठीक है, तो ये लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार लगा है, तो 1 के आगे एक 0 आएगा, यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप याद रखना। ठीक है, तो 10 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये तो क्या हो गया, x से हो गया 10x, भाई 10 इंटू एक्स 10x हो जाएगा। यहाँ जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक डिजिट इधर चला जाएगा डेसिमल। ठीक है ना, यानी कि डेसिमल कहाँ आ जाएगा 4.44। ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या है डैश डैश डैश। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, ये डेसिमल गया यहाँ पर। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई किया 10 से। 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक डिजिट उधर चला जाता है डेसिमल। ठीक है ना, राइट की साइड। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पॉइंट के बाद तो 3-4 है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 दिख रहे हैं ना, एक और निकाल लो। अगर किसी को कन्फ्यूजन है कि यहाँ पर तो 3 बार 4 थे, यहाँ पे तो 4 बार आ गए, तो आप याद रखना मैंने शुरू में बोला था यहाँ पर बहुत सारे 4 छुपे हुए हैं, तो जो 4 छुपे हुए थे उसमें से एक और निकाल लिया। ठीक है ना, कितने भी निकाल सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे 4 छुपे थे, इसलिए मैंने एक निकाल लिया। ऐसा क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। फिर आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर देनी है। ठीक है, 2 क्या है मेरे पास 10x। ठीक है ना, ये है इक्वेशन 2। 10x इज इक्वल टू 4.444 डैश डैश डैश।
इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, x इज इक्वल टू 0 पॉइंट, ठीक है, 0.444 डैश डैश डैश, ठीक है। ऐसा हमने इसलिए किया था, ठीक है ना, यहाँ पर, ताकि पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 दिख रहे हैं तो यहाँ भी 3 दिखें, ताकि हमें एक जैसा लगे, ठीक है ना, ताकि हम इसको आसानी से काट सकें। हम माइनस कर रहे तो निशान बदल देंगे ना भाई, माइनस कर रहे तो निशान बदल देंगे। 10x में से 1x क्या, कितने x बचे, 9x बराबर, ठीक है। अब माइनस कर रहे हैं, देखो इधर वाला इधर से कट गया, 4 - 0 कितना आया, 4 आया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 डिवाइड बाई 9। अगर ये कटता तो काटते, ठीक है, तो मिनिमम फॉर्म में ये 4/9, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन था 0.4 बार, ठीक है, 4 डिवाइड बाई 9 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर एक नंबर के ऊपर बार है तो उसी के डिवाइड में 9 आता है, आप ट्रिक याद रख सकते हो, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए 0.5 बार, आप बोलोगे 5/9 आएगा। तो अगर एक नंबर में आता है तो आप डायरेक्ट आंसर भी लगा सकते हो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं जरा, देखो इसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट था वो क्या था, वो था 0.56 बार, मतलब यहाँ 2 के ऊपर बार है, ठीक है ना, तो ये भी वैसे ही होगा 0.56, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या मेरे पास 0.56 दोनों के ऊपर बार है, तो पहला स्टेप हमारा सेम होगा, हम मानेंगे लेट x इज इक्वल टू दिस, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो x बराबर हो जाएगा 5 6 के ऊपर बार है, तो मतलब ये 5 6 है, ये बार बार रिपीट होगा, 5 6 5 6 5 6, ठीक है ना, 2-3 बार लिखो कम से कम, फिर डैश डैश लगा के छोड़ दो और इसको नाम दे दो इक्वेशन 1 का, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने नंबर्स के ऊपर बार है, जितने डिजिट के ऊपर बार है, एक के आगे उतने जीरो, यहाँ पर 1 2 डिजिट के ऊपर बार है, मतलब एक के आगे 1 2 जीरो, यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ये मैं आपको पिछले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ। तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू 100, ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, मतलब जो डेसिमल है ये 2 कूद के इधर आ जाएगा। पिछली बार 1 कूद के आया था क्योंकि 1 जीरो था, यहाँ पर 100 में 2 जीरो हैं, तो ये 2 डेसिमल 2 प्लेसेस कूद के आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 6, ठीक है ना, इधर कूद के आया तो यहाँ कहीं आएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 56.5656, ठीक है ना, डैश 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 लगा दोगे, डैश 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 यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 1 2 3 बार 5 6 था, यहाँ पर 1 2 बार है, अब यहाँ पे बहुत सारे 5 6 छुपे हुए हैं ना, ठीक है। तो आप क्या करो, एक बार और 5 6 निकाल लो ताकि पॉइंट के बाद आपको एक जैसा दिखे, ठीक है ना, माइनस करने में आसानी होगी। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। हम यहाँ पर बोलेंगे भाई 2 में से 1 माइनस कर देते हैं, जो मिलेगा वो आपके सामने नीचे है। क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 पहले लिखो, क्या यहाँ पर 100x बराबर, क्या यहाँ पर 56.565656 फिर डैश 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 है, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है, x बराबर 0.565656 डैश डैश डैश, ठीक। अब क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं तो निशान बदलेंगे, ठीक है, बदल दिया निशान। तो 100 में से 1x गए, 100 - 1 कितना होता है 99, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ कट गई, ठीक है, 0 आ गया इसका, तो 56 - 0 कितना होगा 56, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 56 डिवाइड बाई 99, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जरा अगला देखते हैं, अगला पार्ट क्या था हमारा क्वेश्चन में, ठीक है, ये भी हो गया। अब अगला था 4.5 बार, ठीक है, 4.5 बार। अभी तक के क्वेश्चन में पॉइंट से पहले 0 था, लेकिन अब पॉइंट से पहले क्या है, एक नंबर है कोई जो नॉन जीरो है, ठीक है, नहीं 4। तो इसको कैसे करेंगे 4.5 बार, ठीक है, देखते हैं एक बार। हमारे पास क्या है, ठीक है, 4, हमारे पास है 4.5
5 बार। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम किसके बराबर मान लेंगे, लेट x इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो अगर ये है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 के ऊपर तो बार नहीं है ना, तो पॉइंट से पहले ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर 5 के ऊपर बार है, मतलब 5 5 5 ऐसे बार बार रिपीट होता रहेगा। ठीक है ना, ये आगे तक चलता रहेगा, इसको बोल देंगे इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 10 से। ठीक है ना, एक नंबर के ऊपर बार है, ठीक है ना, सिर्फ 5 के ऊपर, तो यानी एक के आगे एक जीरो। ठीक है, अब मैं लिख नहीं रहा मल्टीप्लाई बाई 10, आपको समझ में आ गया होगा, आप लिख लेना। सीधा मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जाएगा 10x इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करोगे, एक कूद के यहाँ जाएगा डेसिमल। ठीक है ना, पहले यहाँ पे था, एक डिजिट कूद जाएगा, तो मतलब कि ये हो जाएगा 45 यानी 45.55। ठीक है ना, एक 5 इधर आ गया, 2 5 ये बचे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे 5 है, उनमें से एक निकाल लिया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में से क्या करोगे आप, 1 माइनस कर दोगे भाई, और क्या। ठीक है, तो ये 2 माइनस 1, तो हमने 2 माइनस 1 करी, 2 ऊपर लिखो, 2 ऊपर लिखेंगे हो जाएगा 10x बराबर 45.55 फिर डैश 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 1 क्या थी, x इज इक्वल टू 4.555 डैश डैश डैश। ठीक, निशान बदलेंगे ना भाई माइनस करने के लिए, तो 10x में से 1x गया, कितने x बचे, 9x बचे, इज इक्वल टू, ये चीज़ तो कैंसिल हो गई, 5 में से 4 गया 1, और यहाँ पे 4 यानी 41 बचा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 41 डिवाइड बाई 9। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल अलग टाइप का है थोड़ा। हमारे पास क्या है, 0.53 बार। यहाँ पर क्या खास बात है, 5 के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 3 के ऊपर बार है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का थोड़ा अलग तरीका होता है, देखो। ठीक है, 0.53 बार। ठीक है, हमारे पास क्या है, 0.53 बार। पहला स्टेप सेम होगा, लेट x इज इक्वल टू दिस। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे अगर पॉइंट के बाद, ध्यान से सुनना इसको, पॉइंट के बाद किसी डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो कितने के ऊपर नहीं है। जैसे यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, ठीक है ना, पहले आप उसकी बात छोड़ दो, पहले इसको देखो जिसके ऊपर बार नहीं है। कितने लोगों के पास बार नहीं है, एक के, वो पॉइंट के इस तरफ होना चाहिए। जिसके ऊपर बार नहीं है वो पॉइंट के लेफ्ट में होना चाहिए। तो लेफ्ट में लाने के लिए क्या करेंगे भाई, पॉइंट को एक डिजिट कूदना पड़ेगा। एक डिजिट कूदने के लिए कितने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। अगर 2 होते तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। ठीक है ना, उसी तरह से। तो पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 10x बराबर, ठीक है, अब ये पॉइंट इधर कूद गया होगा, यानी अब हो जाएगा 5.3 बार। अभी हमारा क्वेश्चन पहले की तरह बन गया, ठीक है ना, जो इससे पहले वाला था। बट दिक्कत ये आ गई है, मतलब चेंज ये आ गया है कि यहाँ पे x ना हो के अब 10x हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं यार, ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 5.333 डैश डैश डैश। ठीक है ना, अब इसको इक्वेशन 1 बोल दो यार आप, इसको इक्वेशन 1 बोलो आप, ठीक है। या फिर ऐसा करो, सिर्फ x वाली को हम हर बार 1 बोल रहे थे, ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इस बार भी 1 उसी को बोलते हैं। ठीक है, 1 इसी को बोलो, इसको इस बार 2 बोलो। ठीक है, तो यहाँ से 3 आ गया क्योंकि 3 के ऊपर बार था। अब देखो, अब हम आए हैं कि जिसके ऊपर बार है, जिसके ऊपर बार है वो कितने लोग हैं, एक लोग हैं। तो एक के आगे एक जीरो नहीं, 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे अब आप फिर से लिखो मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो इसको, ठीक है ना, तो 10 इंटू 10 कितना, 100 इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करोगे एक और कूद जाएगा, तो हो जाएगा 53.33। यहाँ पे एक 3 छुपा हुआ है, निकाल लो। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, मतलब कि अगर पॉइंट के बाद कोई ऐसा डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है तो पहले उसको ठिकाने लगाओ, फिर बाकी अपना प्रोसीजर जो था, जो हमने सीखा वो चालू करो। ठीक है, तो ये हो गई 3। इस बार हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से 2 माइनस करेंगे, याद रखना 3 में से 2 माइनस करते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इक्वेशन 3 क्या है, 100x इज इक्वल टू कितना है, 53.33
3 3 डैश डैश डैश। फिर इक्वेशन 2 क्या है 10x, ठीक है, तो जाएगा 10x इज इक्वल टू क्या है 10x के बराबर 5.333, यही तो है, ठीक है, डैश डैश डैश। अब इसको माइनस करने के लिए निशान बदलोगे भाई, तो 100 माइनस 10 कितना बचेगा 90, ये तो कट जाएगा। 53 माइनस 5 कितना बचेगा 48, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48 डिवाइड बाई 90। क्या ये कट रहा है, हाँ ठीक है, 6 से काट लो, 6 8 जा 48, 6 से काटोगे 6 1 जा 6, 3 0 30, 6 5 जा, क्योंकि 15 6 जा 90 होता है, ठीक है ना। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है, ऊपर बच रहा है 8, नीचे कितना बच रहा है 15, कटेगा तो आप काट के लिखोगे, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8/15, मतलब p बाई क्यू की फॉर्म में क्या हो गई 8/15, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की। अब देखो जो हमारा अगला टॉपिक है वह है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, मतलब जो एक्सपोनेंट्स के नियम है वो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। जैसे कि पहला है हमारे पास a की पावर m इंटू a की पावर n, ये बराबर हो जाएगा a की पावर m प्लस n के, ठीक है। यहाँ पे खास बात क्या है, देखो 2-3 खास बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात ये कि यहाँ पर जो ये बेस है, ठीक है ना, जैसे कि आप लिखते हो 5 की पावर 2, तो ये हमारा बेस होता है, ये एक्सपोनेंट होता है, ठीक है। जो नीचे लिखा है वो बेस, जो उसके सर पे लिखा है वो एक्सपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पर खास बात ये है कि यहाँ पर जो बेस है, यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है, मतलब जो बेस है वो क्या है सेम है, बेस क्या है सेम है। तो जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो जो उनके एक्सपोनेंट्स हैं, जो यहाँ पे पावर्स नजर आ रही हैं, ठीक है, वो ऐड हो जाती हैं, ठीक है ना। यानी कि जो बेस है वो तो a ही रहेगा, लेकिन m में n आप जोड़ दोगे, ठीक है। एक एग्जांपल दिखाता हूँ इसका। जैसे कि मान लो हमारे पास है 5 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो बेस है यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, और बीच में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर जो इनके एक्सपोनेंट्स हैं ये जुड़ जाएंगे, यानी कि 3 और 2 5, ठीक है। तो 5 की पावर 2 प्लस 3 यानी कितना हो गया 5 की पावर 5, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया। अभी हम इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, पहले ये प्रॉपर्टीज समझ लो सारी, ठीक है। तो a की पावर m इंटू a की पावर n होगी, तो a की पावर m प्लस n आ जाएगा, ठीक है। अगला क्या है a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n होगा, तो a की पावर m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो रहा हो तो ये जो नंबर है ऊपर लिखे हुए इनकी पावर में इनका सब्ट्रैक्शन हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 6 की पावर 4 डिवाइड बाई 6 की पावर 2, ठीक है। तो ये कितना आंसर आएगा, ये आएगा 6 की पावर 4 माइनस 2, यानी कि 6 की पावर 4 माइनस 2 2, ठीक है। और 6 की पावर 2 कितना हो जाएगा 36, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ये सॉल्व होगा। कंडीशन ये है कि ये दोनों सेम होने चाहिए बेस और बीच में डिवाइड होना चाहिए, ठीक। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो अगली प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो इसके पहले जो बेस थे वो सेम थे, यहाँ पर बेस तो अलग अलग है, ठीक है ना। जो बेस हैं वो क्या है अलग अलग हैं, यहाँ पर a यहाँ पर b है, तो मतलब बेस तो डिफरेंट है, ठीक है ना। बेस क्या है डिफरेंट है, लेकिन जो इनकी पावर्स लगी हुई हैं, जो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू है यहाँ पर यहाँ पर m, ठीक है ना। यानी कि एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पर सेम है। तो जब भी यहाँ पर एक्सपोनेंट सेम हो और बेस अलग अलग हो तो आप बेस को मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि a इंटू बी करोगे, और यहाँ पर m की जगह m ही रहेगा, m प्लस m मत लिखना, ठीक है ना, यहाँ पर m ही रहेगा। जैसे कि फिर से एक एग्जांपल देता हूँ आपको। यहाँ पर मान लो है 5 की पावर है 4, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर है 6 और 6 की पावर भी कितनी है 4 है। तो यहाँ पर देखो ये 5 और ये 6 ये डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर भी 4 यहाँ पर भी 4, ठीक है ना, एक्सपोनेंट सेम है। तो हम क्या करेंगे 5 और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस बार 4 प्लस 4 नहीं करेंगे, सिर्फ 4 ही लिखेंगे। तो 5 6 जा 30 और उसकी पावर कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये होगा, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अभी एक बार जल्दी जल्दी लो देखते हैं सारे, फिर आगे बात करेंगे। देखो इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास है कि अगर, ठीक है ना, इसी का भाई है, ठीक है, यहाँ पर क्या था मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर बस डिवाइड में है, ठीक है ना। बेस क्या है अलग अलग और यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है सेम,
तो हम क्या करेंगे, इनको जो m है ये कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे पास है यहाँ पर, मेरे पास है यहाँ पे 5 और डिवाइड बाई है 4, ठीक है। 5 की पावर भी 3 है, 4 की पावर भी 3 है, तो मैं चाहूँ तो इसको 5 डिवाइड बाई 4 और ये 3 इस तरह से यहाँ लिख दूँ, ठीक है ना। वही चीज़ है यहाँ पर, तो इस तरह से हम कर सकते हैं, आप याद रखना। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। अगला क्या है, अगर किसी नंबर की पावर यहाँ पे 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1। कंडीशन ये है कि 0 की पावर 0 ना हो, मतलब एक ही जगह 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसको समझाऊँ तो आप ऐसा समझो कि मैंने लिखा 5 की पावर 0, आप बोलोगे आंसर है 1। मैं लिख दूँ 1000 की पावर 0, आप बोलोगे आंसर है 1, ठीक है। मैं लिख दूँ 1500 की पावर 0, आप बोलोगे आंसर है 1, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पर पावर अगर 0 है तो आंसर 1 आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत जगह यूज़ होगा, आपको याद रखना है, ठीक। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं। अगला है, अगर a की पावर m है उसको आप ऐसे नीचे ले आते हो तो पावर माइनस में चली जाएगी, ठीक है। जैसे कि, ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझाऊं तो समझो मेरे पास है 5 की पावर 4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, 1/5 की पावर -4, ठीक है। ये 4 से माइनस में चलेगी क्योंकि मैंने इसको उलट दिया, ठीक है ना भाई। देखो यहाँ पर क्या था, 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 समझ सकते हो ना, तो 1 को ऊपर ले गया, 5 को नीचे, तो ये पावर क्या हो गई, माइनस में आ गई इसकी, ठीक है ना। 1 की पावर तो खैर कुछ भी हो 1 ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, ठीक है। इसी का भाई यहाँ पर भी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर a/b की पावर m है, आप इसको उलट दोगे, b को ऊपर ले जाओगे, a को नीचे ले जाओगे, तो पावर m ना होके अब -m हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ इसका भी, मान लो मेरे पास है 4/5 और इसकी पावर है 6, तो अगर मैं इसको 5 को ऊपर लिख दूँ और 4 को नीचे लिख दूँ तो इसकी पावर 6 की जगह फिर क्या हो जाएगी, -6, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको समझ में आई हैं तब आपको इसके क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, एक बार क्वेश्चन करते हैं इन पे, ठीक है। जो भी चीज़ें हमने सीखी, ठीक है, इसके ऊपर क्या देखेंगे, अब हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। चलो अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या है, इसमें है 6 की पावर 4 इंटू में 6 की पावर 2, तो बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर किसके होता है, a की पावर m प्लस n के, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 की पावर m यानी कि 4, n यानी कि 2, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 4 + 2 यानी कि 6, तो 6 की पावर 6 यहाँ पर पहले वाले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं, ठीक है, दूसरे वाले में क्या है, 2 की पावर, ठीक है, यहाँ पर क्या है 2 की पावर 2/3 इंटू में क्या है 2 की पावर 1/5, फिर से नीचे वाला बेस सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला, यानी 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, ठीक है ना। पावर जो है वो जुड़ जाएंगी, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 और 5 का एलसीएम कितना आया, 15, ठीक है। 5 दूनी 10, 3 एकम 3, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 10 और 3 13 डिवाइड बाई क्या, 15, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब अगला क्या है, अगला देखो, इसको भी मिटा देते हैं। अगला क्या है हमारे पास, अगला है 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/2 डिवाइड हो रहा है 11 की पावर 1/4 से, ठीक है। बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे, यानी कि 1/2 माइनस 1/4, तो 11, ठीक है। 4 और 2 का एलसीएम कितना आ गया, 4, 2 का पहाड़ा 2 बार गया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 4 एकम 4, तो 11 की पावर कितनी आएगी, 2 में से 1 गया, 1 डिवाइड बाई 4, ठीक है। 11 की पावर आ गई 1/4, ठीक है। एक आपको मैं रूल बताना भूल गया था, ठीक है, पीछे एक लॉ बताना भूल गया था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो ये है कि अगर a की पावर m है और इसकी होल पावर फिर से n है, a की पावर m है उसके ऊपर पावर n है, तो आप इसको लिख सकते हो a की पावर mn, ठीक है। mn लिखने का क्या मतलब है, mn लिखने का मतलब है कि a की पावर m इंटू n, चाहे m इंटू n ऐसे लिखो या फिर आप क्या करो, ऐसे चिपका के लिखो,
ठीक है, चाहे आप चाहे से चिपका के लिखो, एम एन एक ही बात है। इसका मतलब है एम और एन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे मेरे पास हो 5 की पावर 2 और इसके ऊपर हो 6, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 5 की पावर 12, यानी 6 दूनी 12। तो जैसे पावर के ऊपर पावर होगी तो उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन जो बताऊं मैं, इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं अगर आप देखना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ से आगे से देखते हैं एक बार। ठीक है, जैसे कि आपके मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है 16, ठीक है, आपके क्वेश्चन आता है 16 की पावर है 1 डिवाइड बाई 4। ठीक है, इसको सोल्व करो। तो आप क्या करोगे, 16 के पहले टुकड़े कर लोगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 1 2 3 4, मतलब कि यहाँ पर आ गया 2 की पावर 4। ठीक है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 4, तो 16 की जगह आया। बाहर कितना है 1/4। अब देखो पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर होने का क्या मतलब हुआ, इस 4 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे जो वहाँ पर है, यानी 1/4 से। हमने क्या किया, a की पावर m था, उसकी पावर n थी, तो a की पावर m इंटू n कर दी, यही तो किया यहाँ पर। इसकी पावर 4 थी, सबकी पावर फिर 1/4 थी, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 4 से 4 कट गया, 2 की पावर 1 कितना होता है 2। तो ये क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी के ऊपर पूछा जाता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है 7 की पावर हाफ इंटू 8 की पावर हाफ। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे हम इसको, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। देखो बेस अलग अलग हैं लेकिन जो एक्सपोनेंट हैं वो सेम है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब बेस अलग अलग हो, a की पावर m और b की पावर m मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो जो बेस होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, पावर कुछ नहीं रहती, वही रहती है जो थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 इंटू 8, पावर वही रहेगी जो थी। ठीक है, तो 7 8 जा 56 और उसकी पावर कितनी है 1/2। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो अगले क्वेश्चन में 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 3, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 2 प्लस 3। ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई है बेस सेम है, प्लस 4 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, अभी बताया था a की पावर 0 1 होता है, 5 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा 4 की पावर 2 और 3 5 प्लस 1 एंड 1 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो 4 की पावर 5 को खोल भी सकते हो, 4 इंटू 4 इंटू 4 ऐसे 5 बार। ठीक है, बाकी यहाँ भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका चैप्टर जो था 1, उसका रिवीजन कंप्लीट हुआ, जितने भी टॉपिक्स आने थे वो मैंने सब करा दिए। तो जल्दी मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।